हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम होना है 6 और 7 सितंबर को, उसके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसके क्रम में हमने 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिया है। आज हम लोग 14 नंबर के टेस्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस हैं। हमने सारे टॉपिक्स इसमें लिए हुए हैं, 9 टॉपिक्स जो व्याकरण के हैं वो भी, और एक पैसेज भी लिया हुआ है। तो कंप्लीट आपकी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ से हो जाती है 15 नंबर की। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज हमने वर्तनी शुद्धिकरण का रखा हुआ है। हमसे कह रहे हैं अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, तो शुद्ध बताना है आपको, ध्यान से देखना है, अशुद्ध नहीं बताना। और ये क्वेश्चन अगर आपसे कहें कि कब का है, तो ये देखिए जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, उसमें 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? बारात, कालिदास, बाजार या फिर बाजार। ठीक है, तो आप देखिए कालिदास तो सरासर गलत लिखा है। ठीक है, क्यों? कालिदास कैसे लिखते हैं? कालिदास में होता है ला में छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो ये तो है कालिदास। ठीक, तो बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। बचा हमारे पास क्या? बारात। तो बारात नहीं होता है, क्या होता है? बारात होता है। क्या होता है? बारात। ठीक है, वहीं यदि हम बाजार की बात करें तो बाजार ना होकर के क्या होता है? ये होता है बाजार। क्या होता है? बाजार। तो इसका यदि हम सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, अर्थात बाजार। तो बाजार एकदम सही मतलब कि लिखा हुआ है, बाकी सारी वर्तनी अशुद्ध। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक की वर्तनी शुद्ध है और आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। जैसे कह रहे हैं कि अधिकारिक, तो अधिकारिक नहीं होता, ये शब्द जो है इसका जो मूल शब्द है वो है अधिकार, और अधिकार को जब आप विशेषण बनाएंगे तो वो क्या होता है? आधिकारिक होता है, आधिकारिक। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमने ऑलरेडी कई बार अपने इस मतलब कि चैनल पे की हुई हैं, तो ये होता है आधिकारिक। ठीक, वहीं यदि हम बी वाला देखें तो बी वाला एकदम ठीक है और बाकी सबके सब रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? अध्येता, अधियेता, अध्यात या फिर अध्येता। तो साफ साफ डी वाला कह रहा है कि हम ही ठीक है। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसमें से बताइए सही वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन देखिए, अभिव्यंजनावाद, और वध लिखा हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये। दूसरा क्या है? अभिव्यंजनावाद, एकदम ठीक है। अभिव्यंजना जो है ये अभिव्यंजन शब्द से मिलकर के बना हुआ है, अभिव्यंजनावाद। ठीक है, तो वी वाला एकदम ठीक है, बाकी सारे तो बेकार से ही हैं, गलत लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखिए, अभाव, अभाव, अम्भाव या फिर अभाव। तो जाहिर सी बात है इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अभाव, अर्थात किसी चीज़ की कमी। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ों का अभाव रह ही जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखिए, अंतर ध्यान, तो अंतर ध्यान। दूसरा क्या है? अंतर ध्यान। फिर तीसरा क्या है? मतलब अंतर्धान। और चौथा क्या है? अंतः ध्यान। तो इसको तो भी हम लोगों ने कई बार देखा है, इसका जो सही वर्तनी होता है वो क्या होता है? अंतर्धान। क्या होता है? अंतर्धान। इस तरह से इसका सही शब्द लिखा जाता है। ये जो जबरदस्ती का आधा ध्यान लिख दिया गया है ये गलत बात है, अंतर्ध्यान नहीं होता, क्या होता है? अंतर्धान। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोगों का जो लोकोक्तियां और मुहावरे हैं वो आ रहा है। पहला क्या है? कह रहे हैं नीम हकीम खतरा जान। ठीक है, और इसका आपको सही अर्थ बताना है। पहला, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। दूसरा, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना। तीसरा, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना। तो ये सब बेकार है। आप देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, तो नहीं, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अल्प ज्ञान भैया हानिकारक होता है। ठीक है, तो नीम हकीम खतरे जान, इसका सही मतलब जो शाब्दिक अर्थ होगा वो हो जाएगा कि जो अल्प ज्ञान है ना, यानी कि कम नॉलेज जो है वो हानिकारक होती है। ठीक है, चलें अगला देखें। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ढोल के अंदर पोल निम्नलिखित कहावत का कौन सा सही अर्थ है। ऑप्शन देखिए, कहीं ठौर ठिकाना नहीं, तो ये तो गलत बात है, ये तो हो जाएगा ना घर का ना घाट का, है ना, गोभी का गोता ना घर का ना घाट का, तो उस टाइप का है। दूसरा, मूर्ख व्यक्ति सेखी बघाड़ता है, तो ये बात भी नहीं। औकात से बढ़कर सपने देखना, ये भी नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दिखावा कुछ और गुण कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ाई घर में फटाई रजाई टाइप की ये कहावत है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
कह रहे हैं निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटना है। डंके की चोट पर कह रहे हैं स्पष्ट शब्दों में, जहर की पुड़िया, धोखेबाज, ढेर करना अर्थात हरा देना, तूती बोलना यानी कि विरक्ति होना। तो तूती बोलना का डी वाला ही गलत हो जाएगा, ये विरक्ति होना नहीं है। बाकी डंके की चोट पर तो ये एकदम सही है। लोग कहते हैं ना कि डंके की चोट पे हम इस बात को कह सकते हैं, तो अर्थात वो एकदम स्पष्ट शब्दों में इन सारी चीज़ों को बयान कर सकते हैं। और जहर की पुड़िया तो बस वही धोखेबाजी ही है। ढेर करना अर्थात हरा देना। तो आप देखिए जो विरक्ति होना है ये गलत है, ठीक है। तो तूती बोलना जो है ये विरक्ति होना नहीं होगा। तूती बोलने का अर्थ होता है धाक जमाना। कहते हैं ना, आपने कहावत कभी ना कहीं घर पे ज़रूर सुना होगा कि फलाने की तूती बोलत रही या फलाने की तूती बोलत यह है, तो ये सब वही है, धाक जमाना, ठीक है। अगला देखिए, क्या ना तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। और ऑप्शन देखिए, अधगल मतलब गगरी छलकत जाए, तो ये तो अधूरा ज्ञान है और ढेर सारा दिखावा, ये तो बेकार है। थोथा जना बाजे घना, ये भी नहीं होगा। कबहू निरामिस होए नकागा, ये नहीं होगा। देखिए, ओछे की प्रीत भालू की भीत, यही हो जाएगा। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इसको अगर व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति हमें चुनना हो तो हम क्या कहेंगे कि ओछे की प्रीत और भालू की भीत, ठीक है, ऑप्शन डी। अन्य जो है उन्हें भी देख लीजिए, जैसे ये हमने देख ही लिया, तुक्ष की मित्रता हानिकारक होती, सॉरी समाप्त हो जाएगी। वही दूसरा देखिए कि अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या होता है कि अधूरे ज्ञान जो है ना वो घमंड पैदा करते हैं, ठीक है। मतलब कि आधा अधूरा कुछ सीख लिया और उसी पे एकदम इतराए चल रहे हैं कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, तो वही है अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। वही दूसरे की बात करें कि थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ क्या होता है कि अल्प ज्ञानी जो है ना वो हमेशा ही डींग मारता रहता है, थोड़ा सा कुछ जान गए फेंक फेंक के उसको बता रहे हैं, तो वही है थोथा चना बाजे घना, ठीक है। अब देखिए संधि से क्वेश्चन पूछा गया है कि भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, भूज प्लस आ, गलत बात है, भू प्लस ऊर्जा नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, भू प्लस ऊर्जा, ठीक है, यानी कि दीर्घ और दीर्घ मिलकर के दीर्घ बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए बड़ा ऊ इधर है और इधर भी बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ ही बन रहे हैं, तो ये भूर्जा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि जो भूज ये क्या है, भूर्ज, ठीक है। तो भूर्ज जो संधि है भूर्जा है दरअसल ना, भूर्जा का संधि विच्छेद क्या करेंगे, भू प्लस ऊर्जा होगा। कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसका नियम भी बता दिया गया है कि जब समान स्वर मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए भू में भी बड़ा ऊ था और ऊ मतलब ऊर्जा में भी बड़ा ऊ था, यानी कि जब समान स्वर मिलते हैं तो उनका क्या होता है, दीर्घीकरण हो जाता है, अर्थात बड़ा ऊ ही बन जाता है। जैसे मतलब कि बड़ा आ इज इक्वल टू बड़ा आ, तो वही है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और हमारे पास ऑप्शंस क्या है, यथो प्लस उचित, यथा प्लस उ प्लस चित, सी में है यथा प्लस उचित और डी में है यथा प्लस उचित। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, यानी कि यथा प्लस उचित, ठीक है। तो इसमें आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो संधि है वो कौन सी है, तो गुण स्वर संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। इसका नियम भी जाने रहिए। तो जो गुण स्वर संधि होती है इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है कि यदि छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई आए तो छोटी ई बड़ी ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ऊ का क्या हो जाएगा, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ओ हो जाएगा। वहीं अगर री आ रहा है तो इसका हो जाता है अर, ठीक है। और इसको कौन सी संधि कहते हैं, इसको कहते हैं गुण स्वर संधि। जैसे देव, यहाँ पे देखिए छोटा आ है, ठीक है। देव में यहाँ आप जब इसको तोड़ेंगे तो ये छोटा आ निकलेगा, प्लस यहाँ पे देखिए ई आ रहा है, ठीक है। तो ये बन के क्या हो रहे हैं, ये बन रहे हैं ए बन रहे हैं, ठीक है। तो देवेंद्र ये बन रहा है, क्या बन रहा है, ए बन रहा है। और यही तो यहाँ पे कह रहे थे कि छोटा आ के बाद जब ई आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है चेंज होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नद्यागम शब्द का सही संधि विग्रह क्या हो मतलब होना है। तो ऑप्शन देखिए, नद्या प्लस गम नहीं होगा, नद्य प्लस गम नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नदी प्लस आगम। क्या हो जाएगा, नदी प्लस आगम। और ये कौन सी स्वर संधि है, तो ये यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। इसका एक सूत्र होता है ई को यणच, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आरओ ने पूछा, मतलब हवा टाइट कर दी। हालांकि ये क्वेश्चन तो वीडियो री एग्जाम का है। कह रहे हैं कि बताइए कौन सभी मतलब पर्यायवाची हैं किसमें। ऑप्शन देखिए, वृक्ष,
द्रुम और बिटप, तो ये तो है सारे के सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ये पेड़ का पर्यायवाची है। ठीक है, वहीं देखिए हंस, मराल, सारंग नहीं, वसंत, रत्नाकर, मधुकर, मोती, मुक्ता, मरकट, तो ये सब नहीं है, इसमें केवल पहला ही है जो सारे के सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये किसका है, तो पेड़ का। और इसके अन्य भी जान लीजिए, जैसा तरु है, पादप है, गाद्य है, अगच्छ और वृक्ष है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से विकल्प में कौन सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए, कमला, ज्योति, रोशनी, मतंग, कुंजर, कपीश्वर, कुटिल, दुर्जन, इंदिवर, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंदिवर जो होता है ना वो कमल पुष्प होता है, कमल होता है। ठीक है, तो ये कुटिल और दुर्जन आपको समझ आ ही रहा है, तो उस टाइप के लोग, तो ये तो नहीं होगा। हमसे कौन सा पूछ रहे हैं, सभी पर्यायवाची हैं। फिर देखिए शशि, शशांक और सुधांशु, कमला, ज्योति, रोशनी, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो आप देखिए डी वाला जो है ना, ये सभी जो है आपको चंद्रमा के पर्याय मिल जाएंगे। किसके, चंद्रमा के। तो शशि भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, शशांक भी चंद्रमा का है, सुधांशु भी चंद्रमा का ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मतंग, कुंजर और कपीश्वर, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि मतंग कुछ और होता है, कुंजर भी कुछ और होता है, कपीश्वर जो है वो मतलब कि बंदर टाइप का होता है, तो ये नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है वो केवल डी वाला है कि शशि, शशांक, सुधांशु ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और चंद्रमा के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द भी दिए हुए हैं, जैसे रजनीश है, राकापति है, राकेश है, छपाकर है, निशाकर है, विधु है और मयंक है। अगला देखिए, कह रहे हैं इसमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको बताना है रॉन्ग कौन सा है। मदिरा दारू, ठीक है, तो सुरा तो होता है, मधु, मद या फिर अमी, तो अमी नहीं होता है, क्योंकि अमी जो होता है ना वो जब आप उसको देखेंगे तो ये उसका हो जाता है पीयूष होता है ना मेरे ख्याल से, पीयूष यानी कि ओहो अमृत, अमृत। ठीक है, तो ये जो अमी है ना ये अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी सब तो इसी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो अमी है वो अमृत का पर्यायवाची बन जाता है। अब देखिए मदिरा के अन्य पर्यायवाची सुरा भी है, मद मतलब मद भी है, शराब है, सोमरस है और मधु है। वहीं अगर आप अमृत की बात करें तो अमृत का अमी होता है पीयूष, सुधा और अमी हो जाता है। शहद का देखिए तो पुष्परस, मधु, आशव, रस और मकरंद हो जाता है। ठीक है, पर्यायवाची आप देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में हिंदी में ना पर्यायवाची ही पूछी गई है यूपी मतलब ट्रिपल एस सी पेट में, तो इस वजह से पर्यायवाची को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और ये मतलब बहुत टफ टाइप का हो जाता है मेरे लिए, इसी वजह से थोड़ा टफ टाइप का हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एग्जामिनर को ऐसा मिल ही जाता है जिसमें वो फंसा दे। ठीक है, अब हम देखेंगे युग्म शब्द, अर्थात समश्रुत भिन्नार्थक जो शब्द हैं वो, अर्थात सुनने में तो समान होंगे लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेगा। जैसे पहला है चिर और चीर, इसका आपको सही अर्थ बताना है, तो चिर और चीर। ठीक है, ऑप्शन देखिए नया, पुराना, तो दूसरा क्या है किला और काश, तीसरा है पुराना और कपड़ा, और चौथा है चर और अचर। तो चीर मतलब तो कपड़ा होता है, ये बात तो जान लीजिए, और चीर अगर कपड़े का होता है तो इस टाइप का जो उत्तर है वो आपको केवल सी में दिया हुआ है। चिर मतलब होता है पुराना, कहते हैं ना चिर मतलब कि चिर प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो वो क्या है पुराने टाइम की बात है, और चीर मतलब तो कपड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही मतलब ठीक उत्तर है। अगला देखिए, कह रहे हैं सकल और शकल का क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो सकल और सकल, ऑप्शन देखिए कला और कृति, दूसरा है सन और संवत, तीसरा है देखिए संपूर्ण और अंश। ठीक है, यही ठीक भी हो जाएगा। सकल मतलब होता है संपूर्ण, और जो शकल है वो क्या है, अंश। ठीक है, तो यहाँ देखिए सकल और शकल का अर्थ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, संपूर्ण और अंश होता है। जबकि कला और कृति का अर्थ क्या होता है, अर्थ मतलब जो है आप देखेंगे तो कौशल और रचना हो जाता है। तो कला मतलब ये तो है मतलब कौशल, और कृति होता है रचना, कहते हैं ना तुलसीदास कृति, तो वो क्या है तुलसीदास की रचना है। ठीक है, सन का सन और संवत का यदि आप देखें तो सन का होता है वर्ष और संवत का होता है देशी वर्ष। वहीं अगर सबल और निर्बल की बात करें तो ये जो है शक्तिशाली और कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दो शब्द हैं, एक तो है रित और दूसरा है ऋतु। ठीक है, एकदम एक जैसा ही लिखे हुए हैं, बस मात्रा का फेर है। एक है रित और दूसरा है ऋतु, और इसका कह रहे हैं कि कौन सा अर्थभेद शुद्ध है। तो रित और ऋतु, ऋतु में तो मौसम होता है, और मौसम सब में दिया हुआ है, तो आपको इससे काम नहीं बनेगा, आपका रित आपको पता होना चाहिए। रित मतलब कहना कठोर, मिथ्या, असत्य या फिर सत्य, तो रित मतलब हो जाता है सत्य। ठीक है, तो रित मतलब होता है सत्य, वहीं ऋतु की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है मौसम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप बताइए जिसे जीता न जा सके। ऐसे शब्द के लिए मतलब ऐसे के लिए एक शब्द क्या होगा, अगेय, तो अगेय तो मतलब होगा जिसे गाया न जा सके, अनंत मतलब जिसकी सीमा ना हो, अजेय तो जिसे जीता न जा सके वो हो जाएगा
अजेय, और जिसे मापा जोखा नहीं जा सकता वो उसे कह देते हैं अगाध, ठीक है, अर्थात जो बहुत गहरा हो, उसको मापना जोखना मुश्किल हो, ठीक है। तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, जिसका अंत ना हो वो है अनंत, जो गाया ना जा सके उसे कहते हैं अगेय, वहीं जो बहुत गहरा हो, जिसकी गहराई मापने में मुश्किल हो, उसे कहते हैं अगाध गहरा, ठीक है, या अगाध सिक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन मुझे बहुत गंदा लगता है, कहे हर चीज़ में स्त्रियों के लिए ही आती है, जो स्त्री सूर्य को ना देख सके, जिस स्त्री का पति परदेश जाने वाला हो, या जिस स्त्री का पति परदेश से आने वाला हो, ये सब बहुत गंदा लगता है मुझे, और कुछ पूछना चाहिए, और ये एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, इस वजह से मैंने करवा दिया इसको, ठीक है। मेरा बस चलें डिक्शनरी से इसको हटवा दूँ। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए, असूर्य स्पर्शा, तो स्पर्श मतलब होता है छूना, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। असूर्यम पश्या, असूर्य दर्शना, या असूर्य दृष्टा, तो मेरे ख्याल से इसका बी वाला होना चाहिए, ठीक है, असूर्यम पश्या, ठीक। तो जो स्त्री मतलब सूर्य भी ना देख सके उसके लिए क्या होता है, असूर्य पश्या। चलिए आगे देखते हैं, अब हमारा आ गया है अनुच्छेद, ठीक है, और अनुच्छेद पढ़ करके आपको दिए गए सवालों का जवाब देना है। तो हमारे पास अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद में आपको दिया गया है कि ध्वनि प्रभाव संकेत रेडियो नाटक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और ध्वनि प्रभाव जो है संवादों के लिए आधार स्तंभ की भांति है। आगे देखिए कि संवाद मतलब संवादों की भावनाओं की रसात्मकता ध्वनि संकेतों से बढ़ सकती है। संवादों में उत्साह, आनंद, दुख, व्यंग, लयात्मकता, उतार चढ़ाव आदि के लिए क्या होते हैं, संकेत होते हैं। संवाद संकेतों की जीवंतता, सार्थकता और संदर्भ युक्तता के लिए क्या होते हैं, अपेक्षित होते हैं, ठीक है। संवाद के अंतर्गत पात्र का हंसना, दुख प्रकट करना, रोना, दीर्घ सांस लेना जैसे जो संदर्भ है वो संकेत देने के लिए संवाद संकेतों की जरूरत पड़ती है। वास्तव में रेडियो केवल श्रव्य माध्यम होने के कारण इन ध्वनि प्रभाव संकेतों के बिना दृश्यावली स्थापित करने में कठिनाई होती है। एग्जाम्पल के लिए नाटक की घटना में पात्रों को किसी रेलवे स्टेशन में संवाद करते हुए पाया जाता है, तो इसके लिए रेल के आने जाने, उद्घोषणा, यात्रियों और चाय नाश्ता बेचने वालों को शोरगुल आदि दृश्य का सृजन ध्वनि प्रभाव संकेतों से ही संभव है, ठीक है। इसी प्रकार के दृश्यों के लिए कई प्रकार की आवाज़ों यथा जैसे दरवाज़ा खुलने, बंद होने, गाड़ियों के आने जाने, किसी के आने जाने की आहटें, बच्चों के खेलने की आवाज़ें आदि का सृजन इससे संभव है, ठीक है। आगे देखिए, आमतौर पर नाटक के दौरान उत्पादित ध्वनियाँ कुछ पूर्व रिकॉर्डेड ध्वनियाँ होती हैं। सामान्यतः रेडियो नाटक के रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर होता है, अतः सभी प्रकार की ध्वनियाँ ध्वनि प्रभाव प्रत्यक्षता नाटक के रिकॉर्डिंग के दौरान ही उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, अतः पूर्व में रिकॉर्ड की गई ध्वनियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ध्वनि से संबंधित एक आपको पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि जो भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सही उत्तर क्या है। जैसे कह रहे हैं कि ये अनुच्छेद किस विषय पर केंद्रित है, रेडियो संवादों में उत्साह, रेडियो संवादों में लयात्मकता, या फिर रेडियो नाटक के लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेत, या रेडियो नाटकों की संदर्भ युक्तता। इतनी देर से हम लोग रेडियो के बात ही कर रहे थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेत, ठीक है। तो ये इसी विषय पर केंद्रित है। अगला देखिए क्या है ऑप्शन, कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो अगर आपको शीर्षक लिखने के लिए कहें तो रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग, या रेडियो नाटक लेखन के तकनीकी पहलू, संगीत संकेत, या फिर रेडियो नाटक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना रेडियो नाटक लेखन के तकनीकी पहलू, ठीक है। तो वो इसी के बारे में वहाँ बात हो रही थी, तो यही इसका शीर्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेडियो नाटक में ध्वनि प्रभाव संकेतों का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शंस देखें, संवादों की रसात्मकता, दृश्यावली स्थापित करना, या फिर नाटक को प्रभावशाली बनाना, या ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं संवाद संकेत क्यों अपेक्षित हैं। ऑप्शन देखिए, संवादों की जीवंतता के लिए, या फिर संवादों की सार्थकता के लिए, या उनके संदर्भ युक्तता के लिए, या ऑल ऑफ द एबव। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यानी कि संवाद संकेत इन तीनों चीज़ों के लिए अपेक्षित हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, ये क्या है कि रेडियो नाटक लेखन में रेलवे स्टेशन का शोर, दरवाज़ा खुलने बंद होने की आवाज़ आदि के लिए किन संकेतों का प्रयोग होता है।
ऑप्शन देखिए संवाद संकेत, तो संवाद संकेत तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा संगीत संकेत, तो ये दरवाज़ा खुल रहा है बंद हो रहा है, इसमें कौन सा संगीत निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए ध्वनि प्रभाव संकेत या नन ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, अर्थात ध्वनि प्रभाव संकेत। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। आपको मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हुए थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए। आपको आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक वाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डेली जो पीडीएफ है वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाती है, जिसका नाम है जुनून पढ़ाई का। तो आप चाहें तो मतलब टेलीग्राम का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। या फिर आप जा करके स्पेलिंग डाल के जुनून पढ़ाई का खोज सकते हैं। तो JUNUN, उसके बाद इसको हैश लगाइए, मतलब कि, और उसके बाद PADHAI ये करिए, और उसके बाद फिर से ये स्लैश लगाइए और KA लिख दीजिए। आपको JUNUN उसके बाद ये लगाने के जस्ट बाद तुरंत ही आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। जो लोगो यहाँ पे है वही हमारे चैनल के लोगों पे ही लगा हुआ है। तो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करके जो डेली की डेली क्लासेस की लिंक है वो प्राप्त कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जो मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें आती रहती हैं वो भी मिल जाती हैं। कुछ अन्य जो PDF वगैरह हैं वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं। तो बस यही रही आज के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब का बटन मतलब दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।